अनंत विजय, अब अनंत विजय की भविष्यवाणी लाइए जरा स्क्रीन पर। अनंत विजय की भविष्यवाणी। अनंत थोड़ा सा कहते हैं दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। बंगाल के बारे में कह रहे हैं भैया मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। असम में वो कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी। यूडीएफ कह रहे हैं केरल में जीतेगी, यानी कांग्रेस लेड अलायंस। तमिलनाडु में मिलीजुली सरकार की संभावना अनंत विजय जता रहे हैं। और पुदुचेरी में अनंत विजय के मुताबिक एनडीए की सरकार आ रही है। यह है अनंत विजय की भविष्यवाणी। अनंत, अब आप आइए, पहले बंगाल के बारे में बताइए, इतना क्यों डर रहे हैं आप बंगाल के बारे में बोलने से? अनंत, उत्तर तो आपने ही दे दिया मानक जी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो आप जहां आकलन ठीक ना हो, देखिए असम में गया है ना, बाकी जगहों पे मैंने देखा, उसको ठीक से फॉलो किया, लेकिन बंगाल का चुनाव इस कदर उलझा हुआ है कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। हालांकि मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार बंगाल में एज है, लेकिन एक दिन रुक जाने में ही कोई हर्ज नहीं है। कल तो सब स्पष्ट ही हो जाएगा, आपके साथ जब बैठा जाएगा तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो मुझे लेकिन ये लग रहा है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी शुक्रवार की रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि, और जब अदालत में मामला आया तो उनके वकील ने यू टर्न ले लिया कि नहीं नहीं नहीं, हम तो सिर्फ चाहते थे कि राज्य सरकार के भी आदमी वहां रहें। तो हाई कोर्ट वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी। तो क्यों वो इन पचड़ों में पड़ रही है, ये सब और मेरे संदेह को, मतलब आशंका को पुख्ता करता है कि शायद ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं ये अनुमान हो रहा है कि वो चुनाव हार रही हैं। और अगर नहीं हार रही होती तो निश्चिंत रहती, वो बहुत निश्चिंत रहने वाली महिला थी। पिछला चुनाव भी हमने देखा था, उसके पहले भी चुनाव देखा था। ये व्यग्रता क्यों ममता बनर्जी में दिखाई दे रही है? मैं घबराहट, अकुलाहट, बौखलाहट शब्दों से बच रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये व्यग्रता क्यों दिखाई दे रही है एक मुख्यमंत्री में, कि वो हर संभव प्रयास कर रही है कि जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में किसी तरह से उनको विजय प्राप्त हो जाए। तो ये सब देखने वाली बात है। इसलिए मैंने कहा कि आज रविवार हो गया, एक दिन का और इंतजार कर लेना चाहिए हमें। कल तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं बंगाल में परिणाम की प्रतीक्षा करना चाहता हूं। तो फिर ये बताइए, अगर बंगाल बीजेपी जीत जाती है तो आपके हिसाब से सीएम कौन बनेगा? कोई लोकल लीडर होगा, पर्ची वाला होगा, मिथुन चक्रवर्ती होंगे, शुभेंदु अधिकारी होंगे, या समीक भट्टाचार्य होंगे, या फिर दिल्ली से कोई जाएगा? कौन होगा? मुझे लगता है शुभेंदु के अलावा और वहां कोई मुख्यमंत्री नहीं होंगे। गौतम लाहिरी भले उनके बारे में बात कर रहे थे, जो अपने स्वपन दासगुप्ता जी के बारे में, लेकिन स्वपन दासगुप्ता तो खुद शुभेंदु खेमे के आदमी है। उनको खुद ही चुनाव शुभेंदु लड़वा रहे हैं। और रास बिहारी से वो जीतते हैं नहीं जीतते हैं, ये भी थोड़ा संदेहास्पद है। तो मुझे लगता है कि अभी वो ठीक है कि वो बहुत पढ़े लिखे पत्रकार रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, राज्यसभा से बीजेपी के लिए इस्तीफा देके चुनाव लड़ा, फिर राज्यसभा की बाकी बची सीट बाकी बटा अवधि के लिए भाजपा ने उनको सांसद बना दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाजपा उनमें मुख्यमंत्री देखती है, और मुख्यमंत्री के तौर पर उनका मतलब कैंपेन में भी कहीं गए नहीं, वो बहुत जगह अपनी सीट में फंसे रहे। इस प्रकार से कहीं वो जमीनी नेता नहीं है। वो इंटेलेक्चुअल एसेट हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन स्वपन दासगुप्ता मुझे नहीं लगता कि वो इंटेलेक्चुअल एसेट से आगे जाकर कोई जमीनी नेता है। इसलिए उनके नाम पर मुझे थोड़ा संदेह है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को बनाएगी तो जिस प्रकार से शुभेंदु को अमित शाह का विश्वास प्राप्त है, और ये पिछले 10 साल से दिख रहा है, मतलब 5-7 साल से तो दिख ही रहा है। तो मुझे लगता है कि शुभेंदु को ही वहां मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दूसरा, आप तमिलनाडु में कह रहे हैं मिलीजुली सरकार आएगी। कौन सी मिलीजुली सरकार देख रहे हैं अनंत विजय तमिलनाडु में? देखिए, तमिलनाडु में दोनों तरफ से मिलीजुली सरकार बन सकती है। ये निर्भर करता है विजय पर कि विजय किसके साथ जाते हैं। वो डीएमके के साथ जाते हैं या एआईएडीएमके के साथ जाते हैं। किंग मेकर हो गए मतलब? जी, किंग मेकर होंगे। मुझे लगता है कि विजय प्रशांत किशोर जैसी स्थिति को प्राप्त नहीं होंगे, और जो तमाम हमारे एग्जिट पोल बता भी रहे हैं कि विजय को अच्छी खासी सीटें आएंगी, और विजय ही डीएमके के सरकार बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा के तौर पर सामने आ रहे हैं। अब ये विजय पर निर्भर करता है कि वो डीएमके के साथ जाते हैं या जयललिता वाली पार्टी एडीएमके के साथ जाते हैं। देखना ये होगा। विजय के मुझे लगता है कि शुक्रवार को उनका एक ऑफिस कार्यालय भी जलाया गया, उत्सव भी हुआ है वहां उनके खिलाफ। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपकी बात से ऐसा लग रहा है अनंत विजय, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर तमिलनाडु में भी मान लीजिए एडीएमके और बीजेपी गठबंधन एनडीए के साथ विजय चले गए और वहां एनडीए की सरकार आ गई, तो पुदुचेरी में आप कह रहे हैं एनडीए आ ही रहा है, असम में बीजेपी आ ही रही है, और बंगाल में भी अगर बीजेपी आ गई अनंत, फिर तो 4-1 हो जाएगा, 4-1। सोचिए जरा,
क्या संदेश जाएगा देश में? सर संदेश तो स्पष्ट हो जाएगा, फिर क्या है, फिर तो 2029 डन है। हाँ, और यूपी है ना, जिस प्रकार से आप याद करिए कि जिस प्रकार से हरियाणा के पहले एनडीए के विरुद्ध एक माहौल बना था, देश में एक नैरेटिव बनना शुरू हो गया था, हरियाणा ने उसको कुंद किया और महाराष्ट्र ने उसको समाप्त किया। उसी प्रकार से अभी जितनी भी तरह की चीजें सामने आई हैं, वोट चोरी से लेके तमाम तरह की चीजें, वो सब पर विराम लग जाएगा। और मुझे लगता है कि इस मामले में सही कहा तहसीन भाई ने कि अमित शाह एक ऐसे रणनीतिकार के तौर पर उभर के भारतीय राजनीति में आएंगे जो असंभव को संभव कर दिखाने का मादा जिनमें होता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो ये मुझे लगता है कि बीजेपी और एनडीए से ज्यादा अमित शाह की भी बड़ी परीक्षा है बंगाल में, क्योंकि उन्होंने अपना स्टेक बहुत हाई किया और जमीन पर बहुत मेहनत की है अमित शाह ने। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई गृह मंत्री किसी चुनावी क्षेत्र में जाके 4-5 दिन निरंतर वहां चुनाव प्रचार में रहे, वहीं रह जाए, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वहीं मतलब उन्होंने अपने आप ही अपने ऊपर वो चुनाव के नायक का नेतृत्व ले लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं, जाहिर सी बात है उनकी जो सर्व लोकप्रियता है उनके आगे कोई नहीं टिकता। लेकिन अमित शाह एक रणनीतिकार के तौर पर कहां कौन सी गोटी फिट करनी है और कहां कौन सी गोटी को फिट करके उसको सेट कर देना है, ये काम अमित शाह बेहतर करते हैं। ठीक है, ओके। अब